तो हम बात कर रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की। वो दिल्ली में है। ऐसे में अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए उनका राष्ट्रपति भवन में आज शानदार स्वागत हुआ। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान की अगवानी की, फिर तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस भव्य स्वागत को देखकर यकीन मानिए मुइज़ू को भी अपनी उस मुहिम के लिए आज पछतावा तो जरूर हुआ होगा जिसके तहत वो मालदीव में आज से 1 साल पहले इंडिया आउट के नारे लगाते थे। मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सब से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने रविवार को भारत पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। लेकिन सबसे अहम मीटिंग प्रेसिडेंट मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई। ये बैठक डेलीगेशन लेवल की थी, यानी दोनों देशों के दिग्गज नेताओं और अधिकारियों ने भी इस मुलाकात में शिरकत की। तो हमेशा की तरह भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने इस जरूरतमंद पड़ोसी की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन कड़वी यादों को भी पीछे छोड़ दिया जिनमें मालदीव के नेताओं, जिनमें खुद मुइज़ू, उनके पूर्व मंत्री और सहयोगी, उन सब ने बदजुबानी की थी। भारत ने हर बार की तरह इस बार भी बिना नफा नुकसान का हिसाब लगाए मालदीव को संकट से उबारने की हर मुमकिन कोशिश की है। इसके लिए मालदीव की जरूरत के मुताबिक $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता हुआ है, जबकि एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर कर दिया है। तो दिल्ली से ही पीएम मोदी ने भारत की मदद से मालदीव के हनीमाथू एयरपोर्ट पर बने एक नए रनवे का उद्घाटन किया। साथ ही भारत सरकार ने मालदीव में एक्सिम बैंक की मदद से बने 700 घरों को हैंडओवर किया। इसके अलावा मालदीव में भारतीय रुपे कार्ड, जो रुपे कार्ड आप इस्तेमाल करते होंगे, उसका भी शुभारंभ किया गया। भारत सरकार ने मालदीव की मदद में इतने फैसले लिए कि उन्हें दिखाने में समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी और मुइज़ू की मुलाकात में दोनों देशों के बीच 10 क्षेत्रों में करीब 40 समझौतों पर सहमति बनी, करार हुए, दस्तखत किए गए। मालदीव की अंदरूनी राजनीति की वजह से मुइज़ू के मन में भले ही भारत के प्रति मैल रहा हो, लेकिन हमारी सरकार ने इस पड़ोसी की मदद में हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई, जिसे आज राष्ट्रपति मुइज़ू को भी मानना ही पड़ा। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years, including the recent budgetary support in form of rollover of the T-bills. I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement. आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे। India is one of our largest tourism source markets, and we hope to welcome more Indian tourists to the Maldives. तो 365 दिनों में मोहम्मद मुइज़ू के सुर 180 डिग्री कैसे बदल गए, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा।
18 अक्टूबर 2020 को मालदीव में उस समय की विपक्षी पार्टियों ने औपचारिक रूप से इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया। उस वक्त मालदीव में इब्राहिम सोलिह की सरकार थी जो भारत के पक्के समर्थक माने जाते थे, लेकिन उस वक्त विपक्षी नेताओं ने सलेह सरकार पर मालदीव को भारत का गुलाम बनाने का आरोप लगाया और मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मांग की। इस कैंपेन के सबसे बड़े विलन अब्दुल्ला यामीन थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे, लेकिन नवंबर 2021 में बाहर आते ही पूरे देश में इंडिया आउट प्रोटेस्ट की चिंगारी सुलगा दी, जिसका मकसद साफ साफ 2023 का चुनाव था। लेकिन मालदीव के कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी यामीन के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में विपक्ष का चेहरा बने मोहम्मद मुइज़ू। उन्होंने यामीन की बोई भारत विरोधी नफरत पर 2023 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की फसल काट ली। 2008 के बाद मालदीव में अब तक 4 राष्ट्रपति हुए हैं। मोहम्मद नशीद 2008 से 12 तक प्रेसिडेंट रहे। वो भारत के सच्चे और पक्के समर्थक थे, लेकिन अंदरूनी राजनीति की वजह से उन्हें 2012 में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2012 में मोहम्मद वहीद हसन राष्ट्रपति बने और उन्होंने भी नशीद की तरह ही प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाई, लेकिन 2013 में बदलाव हुआ और भारत विरोधी अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बन गए। इसी दौरान उन्होंने पहली बार इंडिया आउट का नारा दिया, भारत से दूरी बननी शुरू की और चीन के कर्ज जाल में फंसने लगे। 2018 में फिर बदलाव हुआ और भारत समर्थक इब्राहिम सालेह ने जीत हासिल की और यामीन के फैसलों के उलट एक बार फिर इंडिया फर्स्ट की लीग पकड़ी, जो 2023 तक जारी रही। पिछले साल इंडिया आउट की नफरती हवा में मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद इंडिया आउट वाली पॉलिसी पर अमल करना भी शुरू कर दिया। मुइज़ू ने भारत पर अपने करीब 80 सैनिकों को मालदीव से वापस लेने का दबाव बनाया, जो किसी खास मकसद से नहीं बल्कि मालदीव को भारत से ही तोहफे में मिले 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की देखरेख और वहां के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए थे। भारत ने भी सैनिकों को वापस लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन मालदीव के पास हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग का संकट था। ऐसे में भारत सरकार ने मुइज़ू के भारत विरोधी रुख के बावजूद टेक्निकल स्टाफ को वहां भेजने का फैसला लिया। मोहम्मद मुइज़ू का हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है। वो इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर चुनाव भले ही जीत गए, लेकिन जब उन्होंने चीन के जाल में फंसे देशों का अंजाम देखा, भारत की निस्वार्थ मदद का इतिहास पढ़ा, तो शायद उनकी आंखें खुल गई। क्योंकि मुइज़ू के भारत विरोधी रुख के बावजूद हमारी सरकार मालदीव को करीब 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए मदद की पेशकश कर चुकी है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में भारत के करीब 45 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि चीन का सिर्फ, आप सोचिए कितने प्रोजेक्ट होंगे, 1 प्रोजेक्ट। शायद ये देखकर ही मुइज़ू को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्राकृतिक आपदा हो या फिर हिंद महासागर में कोई भी संकट, मालदीव की एक आवाज पर सिर्फ भारत ही मदद के लिए पहुंचता है और पहुंचता रहेगा। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले मालदीव के मुट्ठी भर लोगों के सिर पर इंडिया आउट कैंपेन की सनक सवार थी। इस पर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। पिछले साल 13 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया गया। इस फेक न्यूज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया। यह रिपोर्ट बताती है कि एक हैशटैग बनाया गया, इंडिया आउट, और इस हैशटैग के साथ 59,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए। बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर 59,000 से ज्यादा पोस्ट सिर्फ 2,000 अकाउंट से ही किए गए। इनमें भी करीब आधे अकाउंट तो 2019 से 2021 के बीच ही बनाए गए थे और नए अकाउंट्स में से आधे फर्जी पाए गए। तो आपने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर नए नए हैंडल बना करके ये नैरेटिव बनाया गया। इस तरह से मालदीव के लोग फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के जाल में फंस तो राष्ट्रपति मुइज़ू भी गए थे, तभी तो रिवाज से उलट उन्होंने पहली सरकारी यात्रा के तौर पर भारत को नहीं चुना और सबसे पहले नवंबर में वो तुर्की और फिर जनवरी में चीन गए।
जनवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की ये तस्वीर शेयर की थी। आपको याद होगा, बेहद वायरल हुई थी ये तस्वीर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट करके लोगों को लक्षद्वीप घूमने की सलाह दी, जिसे घूमने फिरने के शौकीनों ने हाथों हाथ लिया और कई लोगों ने तो मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की बात कही, जो मुइत्सु सरकार के मंत्रियों को चुभ गई। वो मंत्री फिर कमेंट करने के चक्कर में मर्यादा लांघ गए। मुइत्सु सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने आपत्तिजनक ट्वीट किया। शिवना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। मंत्री मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी भारत की खिल्ली उड़ाई और विवादित पोस्ट किए। मालदीव सेनेट के सदस्य जाहिद रमीज ने तो भारत को गंदा और बदबूदार देश तक बता दिया। फिर क्या हुआ? इसके जवाब में जब उन्होंने भारत के बारे में ये कमेंट किए तो जवाब में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार तक ने गुस्से का इजहार किया। इनमें अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, ऐसी हस्तियां शामिल थीं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। बस फिर क्या था? इसका असर यह हुआ कि भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की टिकट कैंसिल करानी शुरू की। एक अनुमान के मुताबिक इससे मालदीव को करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ। जबकि 2023 में भारत से 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव गए थे। ऐसे में मालदीव सरकार ने आनन फानन में एक्शन लिया और प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी करने वाली महिला मंत्री मरियम शिवना को कैबिनेट से ही सस्पेंड कर दिया। उनके अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा शरीफ और महजूम माजिद को भी निलंबित किया गया। मालदीव का वजूद ही पर्यटन और भारत की मदद पर टिका हुआ है। ऐसे में मुइज़्ज़ू ने सच का सामना होते ही गियर बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने विदेश मंत्री मूसा जमीर को मई में भारत भेजा, फिर खुद जून में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए। इसके बाद अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव गए और इस बीच पिछले महीने ही खबर आई कि मुइज़्ज़ू की भारत यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मंत्रियों मरियम शिवना और मालशा शरीफ से इस्तीफा ले लिया गया है, जिसे सरकार ने मंजूर कर दिया। और अब प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 5 दिन के भारत दौरे पर हमारे देश में। देर आए लेकिन दुरुस्त जरूर आए। मुइज़्ज़ू भी ये जानते हैं कि भारत विश्व बंधु और विश्व मित्र है। हमने हमेशा संकट की घड़ी में अपने पड़ोसियों की मदद ही की है। कभी भी किसी पड़ोसी की 1 इंच जमीन लेने की कोशिश नहीं की, कभी उन पर हमला पहले नहीं किया। यहां तक कि भूटान जैसे पड़ोसी की संप्रभुता के लिए चीन से टकराने में भी भारत ने देर नहीं की। उदाहरण डोकलाम है। जबकि दुनिया जानती है कि चीन तिब्बत को निगल चुका है, ताइवान को निगलने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, चीन और उसकी शय पर पाकिस्तान हमारे पड़ोसियों को भड़काने का एक मौका नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही मालदीव के साथ हुआ, लेकिन भारत ने दुश्मनों की चाल नाकाम की और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को भी सही गलत का फर्क अंत में पता चल ही गया। मालदीव एपिसोड भारत के अंदर भी उन लोगों के लिए एक सीख जरूर है जो बिना सोचे समझे कूटनीति के स्वयंभू विद्वान बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर भारत को डिप्लोमेसी का लेक्चर देने लगते हैं, कहते हैं कि हर कोई पड़ोसी हमारे खिलाफ हो चुका है, भारत डिप्लोमेसी में फेल है। लेकिन उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि डिप्लोमेसी फेसबुक और एक्स से नहीं चलती। ये कैसे काम करती है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल मुइज़्ज़ू का इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट तक का सफर ही है। हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों के लिए एक नया नर्क बन चुका है बांग्लादेश। कट्टरपंथी बांग्लादेश के दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बौद्ध मठों में आग लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के लिए जजिया मांगने के बाद पर्दे में पूजा करने की धमकी दी। बांग्लादेश के कई बड़े और ऐतिहासिक दुर्गा पंडालों ने इस बार सांकेतिक पूजा करने का फैसला किया है। बांग्लादेश के कोने कोने से अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और मोहम्मद यूनुस का सुरक्षा वादा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हुआ एक छल नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर दुर्गा पूजा नहीं होने देने की चेतावनी दी।
उसके बाद दुर्गा पूजा समितियों को 5 लाख कैश देने या दुर्गा पूजा नहीं करने की धमकी देने वाली चिट्ठियां मिली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया तो दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ धोखा हुआ। ढाका, चटगांव, किशोरगंज, चपाई नवाबगंज, सिलहट, खुलना और सिराजगंज, बांग्लादेश के तकरीबन हर बड़े शहर में दुर्गा पंडालों पर हमले हो रहे हैं। दुर्गा पूजा समितियों से खुलेआम वसूली हो रही है। कई जगह कैश देने के बाद भी दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, क्योंकि बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी संगठनों ने ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। इस ऐलान के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में दुर्गा पंडालों में आए हिंदुओं को पीटा गया, देवी की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस की दी सुरक्षा कुछ नहीं कर पाई। बीती रात बांग्लादेश के किशोरगंज में गोपीनाथ मंडल के पूजा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। ऐसे हमले बांग्लादेश में जगह जगह हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं और दुर्गा पंडालों पर हो रहे हमलों पर खामोश है, लेकिन देश में 1,31,00,000 हिंदू रहते हैं। दुर्गा पूजा बांग्लादेश के हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए बांग्लादेश में जगह जगह काली बाड़ी यानी काली देवी के प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ अब तक भव्य तरीके से दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन अब काली माता के यही मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। मोहम्मद यूनुस बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और उनकी पुलिस और सेना हिंदुओं की पूरी सुरक्षा कर रही है। लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की दी हुई इस सुरक्षा का सच क्या है, ये इस वीडियो में ध्यान से देखिए। देखिए, कट्टरपंथियों की भीड़ में घिरे 2 हिंदू युवक को बचाने गई बांग्लादेश की पुलिस कैसे भीड़ के सामने लाचार दिख रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ को देखकर बांग्लादेश की पुलिस पीछे हट गई। बांग्लादेश में या तो पुलिस लाचार है या फिर वो जानबूझकर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत में खड़े होने का सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश में शहर दर शहर ऐसे सबूत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के जिस खुलना जिले में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका देने नहीं तो जान से मार देने की धमकी वाली चिट्ठियां भेजी थी, उसी खुलना के जुगनी पाशा गांव में एक हिंदू युवक सौरभ सरकार का शव जमीन में गड़ा हुआ मिला। उसकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है। दुर्गा पंडालों पर हमला और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बड़ी हिंसा ने बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए नया नर्क बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का अनुमान है कि 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के कुल 72 जिलों में से 62 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाकर 2010 से ज्यादा घटनाएं पुलिस थानों में ही दर्ज की गई हैं। इससे कई गुना ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया गया। जो घटनाएं रिपोर्ट की गई, इनमें हिंदुओं के घरों, काम करने की जगह, उनके पूजा करने की जगहों पर तोड़फोड़, लूटपाट और यहां तक कि हिंदुओं की हत्या तक शामिल है। यूनुस सरकार ने त्योहारों के दौरान पूजा पंडालों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन ज्यादातर आरोपियों को पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया गया। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि ढाका के रामकृष्ण मिशन ने इस बार इमारत के अंदर सिर्फ सांकेतिक रूप से पूजा करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनके सबसे बड़ा त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। दुर्गा पंडाल तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदुओं को बार बार बताया जा रहा है कि ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है और इस बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। दुर्गा पूजा को लेकर कट्टरपंथियों की धमकी, हिंसा और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं के बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में दुर्गा पूजा को लेकर जोश फीका पड़ गया है।
बांग्लादेश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच ढाका में रामकृष्ण मिशन ने इस साल कुमारी पूजा नहीं करने का फैसला किया है। ढाका के रामकृष्ण मिशन ने मुख्य पूजा भी हर बार की तरह खुले मैदान में पंडाल पर लाकर नहीं करने का फैसला किया है। ढाका के रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा इस बार सभागार के अंदर ही की जा रही है। बांग्लादेश कुमिल्ला तथा बांग्लादेश के गढ़े तुलते भविष्य में बांग्लादेश में 32,000 से ज्यादा दुर्गा पंडाल खतरे में। बार बार हमला हो रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार हालात को सामान्य बता रही है। ढाका के रामकृष्ण मिशन के सामने हिंदू संगठनों ने माथे पर काला कपड़ा बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ढाका के रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों ने हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए किया। बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बार दुर्गा पूजा में कट्टरपंथी बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अक्टूबर 2021 की दुर्गा पूजा जैसी साजिश कर सकते हैं। तब दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश हुई थी। एक दुर्गा पंडाल में कुरान मिलने के बाद बांग्लादेश के 30 जिलों में हिंसा फैल गई थी। तब 316 मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं के 1600 से ज्यादा घरों में तोड़-फोड़ की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी। इन हमलों की जांच में पता चला था कि इकबाल हुसैन नाम के एक कट्टरपंथी ने जानबूझकर एक दुर्गा पूजा पंडाल में एक प्रतिमा के नीचे पवित्र कुरान रख दी थी और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल कर दी थी। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर ही हमले नहीं हो रहे, आज की तारीख में वहां कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के बाद बांग्लादेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों और बौद्ध मठों पर हमले शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया भर में फैले रामकृष्ण मिशन ने अगर इस बार बांग्लादेश में कुमारी पूजा नहीं करने का फैसला किया तो यूनुस सरकार की इंटरनेशनल किरकिरी होने लगी। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने सुरक्षा देने का भरोसा किया और रामकृष्ण मिशन से कुमारी पूजा करने की अपील भी की। लेकिन अब समझिए कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के इस वादे पर भरोसा क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2023 में बांग्लादेश में लगभग 32,000 पूजा पंडालों को सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि उन्हें कट्टरपंथी हमलों के लिए जोखिम वाले इलाके में माना गया था। इनमें से 15,032 पंडालों को वेरी हाई रिस्क यानी कि बहुत ही जोखिम वाला माना गया था, लेकिन उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई। लेकिन इस बार बांग्लादेश के सभी दुर्गा पूजा पंडाल खतरे में। कट्टरपंथी संगठनों ने दुर्गा पूजा समितियों को खुले मैदान में पूजा पंडाल नहीं लगाने की चेतावनी दी है। इसके बाद कई बड़े पूजा पंडाल या तो सांकेतिक पूजा कर रहे हैं या उन्होंने अपने पंडाल इमारतों के अंदर कर दिए हैं। लेकिन खतरा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध। बांग्लादेश में रह रहे सभी अल्पसंख्यक इस वक्त खतरे में हैं। हमले सिर्फ हिंदू मंदिरों या देवी पंडालों पर ही नहीं हो रहे। बांग्लादेश में बदले हालातों के बाद बौद्ध मठों और शांति के प्रतीक बुद्ध की प्रतिमाओं को भी खंडित किया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में सबसे बड़े बौद्ध मठ मोइत्री विहार मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। बौद्ध मठ में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। लेकिन जब इतने से भी कट्टरपंथी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करके आग लगा दी। चटगांव के बौद्ध मठ मोइत्री विहार मंदिर के आसपास बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। कट्टरपंथियों ने उनके घर और बाजार पर भी हमला किया। कई घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, लेकिन यूनुस सरकार ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। बौद्ध मठ और घरों पर हमलों से नाराज बौद्ध अल्पसंख्यकों ने इस साल अपने सबसे बड़े त्योहार कठिन चीवर दान को न मनाने का फैसला किया है। कठिन चीवर दान त्योहार अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने मनाया जाता है। बौद्ध भिक्षु इस त्योहार को मनाने से पहले 3 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। बौद्ध मठों और देवी पंडालों पर हो रहे हमलों के विरोध में बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों ने ढाका की शहीद मीनार पर प्रदर्शन किया।
এবার আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমাদের বোনেরা পরিবেশন করবে আমাদের মাঝে একটু বসে আছেন। इस बार बांग्लादेश में ज्यादातर दुर्गा पूजा पंडाल इमारतों के अंदर यानी पर्दे में बनाए जा रहे हैं। कन्या पूजन करना तक मुश्किल हो गया है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार भी इस साल बांग्लादेश में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि वहां कट्टरपंथी बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को त्योहार नहीं मनाने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बात देश की में अब तीसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही खास है। सत्ता और सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री ने आज 23 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे मौके पर आज पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भेजने वाले लोगों का आभार भी जताया। आज से 23 साल पहले यानी साल 2001 में 7 अक्टूबर के दिन ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद वो भारत और दुनिया की राजनीति के आसमान में कामयाबी और शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचते गए। लेकिन 23 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आने वाला समय उन्हें एक करिश्माई राजनेता के तौर पर याद करे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक वो कौन से ऐसे फैसले हैं जिनसे पीएम मोदी ने 23 साल में भारतीय राजनीति और देश की तस्वीर भी बदल दी। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी का ये वीडियो तब का है जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। तारीख थी 7 अक्टूबर 2001। तब से लेकर आज 23 वर्षों में भारतीय राजनीति में बहुत बदलाव हो चुका है। सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी के 23 साल पूरे हो चुके हैं। 23 साल तक लगातार सत्ता में बने रहना किसी भी राजनेता के लिए आसान नहीं होता। उस पर भी 23 सालों में पीएम मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 23 साल से लगातार सत्ता संभाल रहे और एक कर्म योगी की तरह अनवरत सत्ता में रहकर नए नए प्रयोग करने और कठिन से कठिन फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आखिर इतिहास किस रूप में याद करेगा? आखिर उन्होंने 23 साल तक सत्ता में रहकर ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बदलाव किया है जिसकी वजह से उनकी सियासत को देश और दुनिया में याद रखा जाएगा? तो आज हम आपको उनके उन्हीं 23 क्रांतिकारी फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका क्रांति बीज उन्होंने गुजरात में रोपा था और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया। न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाश्रम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने ये बातें एक भारतीय राजा के दुष्टांत को सामने रखते हुए कही थी। तब पीएम मोदी के सामने 140 करोड़ भारतीयों के लिए जनहितकारी योजनाओं को लागू करने का सपना था। उस सपने को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2014 में कदम बढ़ाया तो उनका पहला फैसला स्वच्छ भारत अभियान का था। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद 23 साल पहले ही स्वच्छ भारत की शपथ ले चुके थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निर्मल भारत योजना शुरू की। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता को जन आंदोलन में तब्दील करने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। कौन सोच सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक राजनेता की प्राथमिकता में स्वच्छता पहले पायदान पर होगी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निर्मल भारत योजना शुरू की थी। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद
जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता को जन आंदोलन में तब्दील करने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद झाड़ू लेकर उतरे। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तब इस मिशन की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर थी कि जनता अपने आप को बदलने के लिए कितनी तैयार है। लेकिन जागरूकता के साथ देशवासियों की सोच भी बदली। देश में बड़ी योजनाओं और फैसलों से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को जन कल्याणकारी बदलावों की प्रयोगशाला बना चुके थे। ऐसी ही एक योजना थी ज्योतिग्राम योजना। ज्योतिग्राम योजना की शुरुआत गुजरात में 2003 में की गई थी। इसके तहत शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई। राज्य में हर घर में 3 फेज की बिजली उपलब्ध करवाई गई। पीएम बनने के बाद उन्होंने देश में साल 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। आज देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी बिजली पहुंच चुकी है। न सिर्फ बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि जल संकट को खत्म करने के लिए भी पीएम मोदी गुजरात से लेकर दिल्ली तक भागीरथ प्रयास करते रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरात में जल मंदिर पहल के तहत लगभग 1200 पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया। इस परियोजना ने कच्छ जैसे इलाकों में पानी की कमी को पूरा किया। गुजरात में नदियों को जोड़ने के साथ जल संसाधन के लिए सुजलाम सुफलाम योजना बेहद कारगर रही। पीएम बनने के बाद अप्रैल 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इसी तरह पूरे देश में साल 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। गुजरात वो राज्य है जिसने पीएम मोदी की शख्सियत को विराट बनाया। गुजरात में उनके कर्म योग ने ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया। 23 साल की सत्ता के सफर में गुजरात पीएम मोदी के लिए बुनियाद भी है और प्रयोगशाला भी। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर लिए गए फैसले कैसे बाद में देश के लिए भी ऐतिहासिक बदलाव की वजह बन गए, देखिए ये अगली रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात वाइब्रेंट बना। यह ऐसा गुजरात था जिसने बुनियादी ढांचे का विकास किया। वाइब्रेंट गुजरात से प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य की बनी जो विकास का मॉडल कहलाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट से राज्य में वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिला। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया पहल शुरू की। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आमंत्रित किया गया। अगर आप बाहर से आकर के या यहां के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। गुजरात में लागू की गई कई योजनाओं की तर्ज पर पीएम मोदी ने बाद में देश में भी उसे दूसरे ढंग से लागू किया। साबरमती सफाई योजना को नमामि गंगे के रूप में देश भर में लागू किया गया। गुजरात में कामयाब रहे कृषि महोत्सव के बाद देश भर में इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सफल बनाया गया। गुजरात कौशल विकास मिशन से कौशल भारत मिशन की संकल्पना साकार हुई।
गुजरात की योजना स्वजल धारा से देश भर में हर घर जल योजना का विस्तार हुआ। इसी तरह गुजरात की कन्या केलवाणी योजना की सफलता के बाद देश में इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के रूप में लागू किया गया। हरियाणा के गांव अगर आगे न आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2005 में जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोदी ने चिरंजीवी योजना लॉन्च की थी। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आजादी के 7 दशक बाद भी ये विडंबना ही है कि आम हिंदुस्तानी को छोटी सी बीमारी के लिए महीनों अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी पैसों की किल्लत तो कभी दवाओं का अभाव। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों लोगों के लिए एक वरदान बनकर आई। ये भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलता के साथ चला रहे हैं। हेल्थ की तरह ही किसानों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2005 में गुजरात में कृषि महोत्सव का आगाज किया था। गुजरात में दूसरी हरित क्रांति के सूत्रपात में यह अहम कड़ी साबित हुई। 5 लाख रुपयाની આવક મેળવી છે એ પીળા આઈસ બોક્સ અને તરબૂચની ટોપલીથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે। इस अभियान में गुजरात के 18,000 गांव और 225 तालुका शामिल किए गए। इसके लिए 230 किसान रथ विशेष रूप से तैयार किए गए। 1 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक कृषि उत्सव से जुड़े। गरीब किसानों को बीज, उर्वरक और यहां तक कि कृषि उपकरण वितरित किए गए। सीएम मोदी अपने कृषि रथ परियोजना के तहत आधुनिक कृषि और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा की। वैज्ञानिक, जैविक और आधुनिक मशीन से कृषि कार्य पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जल्द ही साधा गया। गुजरात मॉडल में आजमाए इन्हीं नुस्खों को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का लाभ अब देश भर के किसानों को मिल रहा है। गुजरात से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक का पीएम मोदी का सफर आज इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से कई राजनेताओं के लिए एक प्रेरणा और मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।